वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 17 मार्च 2024 को होने वाले यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स ओरिएंटेड लास्ट क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 2 फरवरी 2024 से। जो भी हमारे सदस्य इंटरेस्टेड हैं इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस लास्ट पेड क्रैश कोर्स के बारे में। अलग अलग टाइम फ्रेम में पास्ट में आपने अलग अलग तरीके की प्रीलिम्स 2024 की स्ट्रैटेजीज देखी होगी, लेकिन लास्ट 45 या 44 डेज जब बचे होते हैं तो किस तरीके से आपको फोकस करना चाहिए, इस पर हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो आधारित रहेगा। जो भी मेंबर्स हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं उनको इसी वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरीके से किस स्टडी मटेरियल को आपको प्रायोरिटाइज करना है, कितना पढ़ना है, किस अप्रोच के साथ पढ़ना है, सब कुछ इसमें बताया जाने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा। आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली एग्जाम पैटर्न पर नज़र मार लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जिसकी तैयारी के लिए आप यहाँ पर आए हैं, GS1 से आपका कट ऑफ बनता है मेंस के लिए। आशा ये है कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा GS का, मेंस के लिए कट ऑफ इसी से डिसाइड होगा क्योंकि इसी के मार्क्स पे आप आगे बढ़ेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि जो सेकंड पेपर है CSAT का, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको इसमें 33% लाना अनिवार्य है, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। दोनों ही पेपर में, GS पेपर में और CSAT पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपके 3 सवाल गलत होते हैं तो आपका एक सही वाला सवाल उड़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से 1/3 नेगेटिव मार्किंग काम करती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग में आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना होता है, अपनी हैबिट बनानी होती है कि आप सही वाले ऑप्शंस को ही टिक करें OMR में, गलत वाले को अवॉइड करें या तो उसको लीव करें। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही सीखी जाती हैं, इसका कोई अलग से मेथड नहीं हो सकता है। आप जितना प्रैक्टिस किए होंगे या फिर अभी जो बचे हुए दिवस है आपको करना चाहिए, जितना आप उस पर फोकस करेंगे, निगेटिव मार्किंग आपको उतना ही कम नुकसान पहुँचाएगी। बाद में मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा को काफ़ी सिंप्लीफाइड कर दिया है। 6 पेपर्स यहाँ पर आपके GS के होंगे, जिसमें 2 पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल के हैं, और सामान्य हिंदी का एक पेपर होता है 150 मार्क्स का, और एक पेपर होता है निबंध का, जिसे आप हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू किसी एक में से लिख सकते हैं। और इस तरीके से 1500 अंक आपके मुख्य परीक्षा रिटन पेपर के हो गए। और देन आपका 100 अंकों का यहाँ पे साक्षात्कार या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसके जुड़े तो हो गए 1616 में से आपकी मेरिट बनती है पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। अभी हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं कि मेंस को ज़्यादा डिस्कस किया जाए, उसके सिलेबस के बारे में बात की जाए। अभी आपको प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए। पूरा फोकस अब आपका प्रीलिम्स एग्जाम 17 मार्च को लेकर होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ निकालने के लिए बातें पहले ही यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, जितना कुछ भी मार्केट में या फिर रिसोर्सेस जहाँ पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हैं, आपको दायरा सीमित करना होगा। और जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आप ये समझिए कि आपका दायरा हमने यहाँ सीमित कर दिया। यहाँ इस स्ट्रैटेजी वीडियो में जो बताया जाएगा आप उसी से स्टडी करेंगे जो आपको पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में दिया गया है, और पेड क्विज का जो प्रैक्टिस रिसोर्स आपको दिया जाएगा। डेली 8 से 9 घंटे अब आपको निकालना जरूरी है। अगर आप इतना नहीं निकाल रहे हैं तो ये समझिए कि आप जो है पीछे हो सकते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस अपने आप में काफ़ी बड़ा है, उसको रिवाइज भी करना है। पूरा तो आपको पहले स्टडी करना है, ठीक है। प्रीलिम्स का वैसे सिलेबस कभी पूरा होता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन एक बेसिक पूरा जो स्ट्रक्चर हमको बनाना पड़ता है प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले, सब कुछ स्टडी करते हुए वो आपको कंप्लीट करना है। आपको प्रैक्टिस भी करना है, आपको रिवाइज भी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी करना है। रेगुलरिटी कंटिन्यूटी का महत्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वैसे तो ओवरऑल स्टडीज़ में भी है, लेकिन प्रीलिम्स से पहले आपको रेगुलर रहना है। कोई भी गैप नहीं होना चाहिए आपका अगले 44 दिवस में। बिल्कुल डिलीजेंट रहना है आपको। अगर आप डिलीजेंट हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इंटेलिजेंट भी हों। इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कि इंटेलिजेंट है तभी कर सकते हैं। अगर आप डिलीजेंट हैं तो भी कर सकते हैं। पास्ट में भी लोगों ने किया है। इवन आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन कई सिलेक्टेड लोगों ने भी बताया है, खुद भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो अलग अलग पोस्ट पर निकले हैं, कि फाइनली उन्होंने जो है 30-35 दिवस में भी अपना पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर किया, रिवाइज भी किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी किया, कट ऑफ निकाला, मेंस लिखा और फिर फाइनली पोस्ट पर भी पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको आगे बताया जाएगा स्टडी टारगेट बिल्कुल रियलिस्टिक होगा और बिल्कुल अचीव किया जा सकता है, बशर्ते आप 8 से 9 घंटे अब निकाल रहे हो रेगुलर बेसिस पर। हाई यील्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं इसी स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बताया जाएगा, और हाई यील्ड PDFs कौन सी हैं पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए वो भी यहीं पर बताया जाएगा। आपको उन पर फोकस करना चाहिए। अभी भी तीनों का ही महत्व रहेगा। कुछ लोग आपको सलाह दे रहे होंगे, कुछ महानुभाव, कि सिर्फ जो है MCQ करने पे जुट जाइए, उसी से हो जाएगा। ऐसा नहीं है। MCQ आपको करना है परीक्षा के 4-5 दिवस पहले, लेकिन यहाँ भी स्टडी यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कुछ टॉपिक्स का रिवीजन भी करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस तो अनिवार्य है ही। प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता है। जैसे मेंस में आंसर राइटिंग के बिना आपका नहीं हो सकता है, वैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम से पहले जो OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव है
उसमें प्रैक्टिस के बिना हो ही नहीं सकता है। प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है, तभी जो लोग फुल पेड ग्रुप में आए हैं उन्हें पेड क्विज का सपोर्ट दिया है। कई सारे क्वेश्चंस उसमें कराए जा चुके हैं और इसी पेड क्विज से कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स एग्जाम में भी देखने को मिलते आए हैं, आगे भी देखने को मिलेंगे। असीमित स्टडी मटेरियल वाले कॉन्सेप्ट पर फोकस करने वाले जो है हमेशा प्रीलिम्स से दूर रह जाते हैं। कई बार तुक्के में हो भी गए हो शायद, लेकिन ये बहुत अनरियलिस्टिक होता है कि आप कोशिश करें कि आप सब कुछ पढ़ लेना चाहते हैं, जो भी जहाँ से वीडियो दे रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी बुक बता दे रहा है आप उसको स्टडी कर रहे हैं। अभी सब अप्रोच नहीं वर्क करती है, ठीक है। आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। एटलीस्ट अभी तो मतलब हो जाना चाहिए था 80 दिवस 90 दिवस पहले कि प्रीलिम्स के लिए फाइनली हमको क्या स्टडी करना है, लेकिन अभी भी आप नहीं हुए तो ये समझिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ये जो टॉपिक्स अभी आगे हम बताने वाले हैं इसके वीडियोस भी यूट्यूब में अवेलेबल कराए गए हैं, इसीलिए कि जो लोग हमारे फ्री सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी वहाँ से स्टडी कर सकें, हेल्प ले सकें। GS2 पेपर यानी सीसैट की लगभग प्रिपरेशन कर ली होती है अब तक लोगों ने। जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो मतलब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन्होंने अब तक सीसैट में अपना सब पूरा कर लिया होगा। सीसैट में अगर आपका बाकी है तो प्रैक्टिस पर यहाँ पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर PYQ जरूर कंप्लीट कर लीजिए अगर आपने नहीं कंप्लीट किए हैं। एटलीस्ट 2018 वाले पेपर शुरू करते हुए 2023 का जो हुआ था मई में, वहाँ तक के PYQ भी कर लेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका क्वालिफाइंग नंबर अचीव करने के लिए। 33% यहाँ पे टच करना है, सिंपली ये समझिए। बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अब सीसैट में टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है। 2018 से जब से निगेटिव मार्किंग लागू हुई है और पैटर्न जो है चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है, तो आपको क्या चीज़ें देखने को मिली हैं इस पर बात कर लेते हैं। यही आपका डिसाइडर होता है, यहीं से डिटरमाइन होता है आप टारगेट क्या लेकर के चलेंगे पढ़ाई करते समय फाइनली, और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते समय क्या टारगेट होना चाहिए आपके मन में, क्या वो नंबर होना चाहिए जो हमको अचीव करना है। कट ऑफ 2018 का ये 126 नंबर यहाँ पर गया था, यानी कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस में से आपके 94.5 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब तक ये तो सभी को पता होगा ही कि 150 क्वेश्चंस का पेपर होना है, प्रीलिम्स GS पेपर 1, ठीक है। और लेकिन मार्क्स उसमें कितने होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 150 नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क वाला फॉर्मूला UPPSS फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं लेकिन मार्क्स यहाँ पर 200 होते हैं। ये पेपर काफ़ी इजी टाइप बना था। पिछले अगर हम 5-6 सालों में देखें तो सबसे इजी पेपर 2018 वाले को ही माना जाता है हमेशा ही। फिर PCS 2019 में गया था कट ऑफ 117 नंबर, ठीक है। 87.75 क्वेश्चन से आपको चाहिए थे 150 में से। फिर 110 गया था, यानी कि आपको 200 में से केवल 110 नंबर चाहिए थे और 82.5 क्वेश्चन चाहिए थे 150 में से। 2021 का कट ऑफ 115 गया था, 86.25 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही होने चाहिए थे। 2022 का कट ऑफ यहाँ पर गया था 111, 2022 का कट ऑफ गया था यहाँ पे 111 200 में से, और 150 में से आपके 83.28 क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए थे। तो क्या समझे यहाँ पर, समझना आपको ये है कि आपको 100 सही क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के चलना है। 100 क्यों कह रहा हूँ मैं, 95 भी कह सकता था यहाँ पे। 100 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4-5 क्वेश्चन हमेशा ही डिस्प्यूटेड निकलते हैं, हर बार का ये है। पिछली बार क्वेश्चन डिस्प्यूटेड नहीं थे तो आंसर की डिस्प्यूटेड कर दी। कुछ ना कुछ खेल हो जाता है, 4-5 क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं क्योंकि वो या तो गलत होते हैं या फिर वो आगे जाकर के डिलीट हो जाएंगे, या फिर जो आपने ऑप्शन माना होगा उसकी जगह दूसरा ऑप्शन मान लिया जाएगा, ठीक है, मॉडिफाइड की में। और मॉडिफाइड की आपको बताया कब आती है, जब लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं, तब उस पेपर की मॉडिफाइड की UPPSS देता है। इस पर थोड़ा सा रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। 4-5 क्वेश्चन आप नहीं मानिए, आप मान के भले ही चलें कि 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ कि 145 क्वेश्चन में से ही आपको अटेम्प्ट करना है। 4-5 क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेड निकल जाते हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। तो कहने को 150 क्वेश्चन में से, लेकिन रियलिस्टिकली 145 क्वेश्चन में से आपको नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद उस 100 करेक्ट क्वेश्चंस का टारगेट रखना है प्रिपरेशन के समय। अगर इसमें से 95 भी आप अचीव कर लेंगे तो UR का कट ऑफ आप निकाल लेंगे। फीमेल हैं तो आप कट ऑफ निकाल लेंगे, SC हैं तो आपको कम से कम 90 का जरूर यहाँ पे टारगेट लेकर के चलना होगा और बिल्कुल अचीव किया जा सकता है। 2023 का कट ऑफ अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस हमने आपको दिखा दी थी पेपर के 1-2 दिवस बाद। डायरेक्टली 125 सही क्वेश्चन आप कर सकते थे। आई रिपीट, 125 क्वेश्चन आप 150 में से हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से, हमारे डिस्कशन ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के सही कर सकते थे इसमें। तो 125 क्वेश्चंस कर सकते थे आप स्टडी मटेरियल से, अगर आप मान लीजिए पूरी एफिशिएंसी नहीं भी दे पाए, ठीक है, 25 क्वेश्चंस आप भूल गए, तब भी 100 क्वेश्चंस तक यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। इसी वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 100 क्वेश्चंस करने की सलाह देता है। हालांकि आपका काम 95 सही क्वेश्चंस में भी हो जाएगा। हालांकि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन डिस्प्यूटेड वाले नहीं शामिल होने चाहिए, जो आयोग जिनको आगे चल करके बदल सकता है, या फिर जिसमें एक से अधिक आंसर सही हो सकता है, या फिर पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो सकता है। इन सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस को हटा करके, जो कि अल्टीमेटली निकलते ही निकलते हैं,
आपके 95 करेक्ट होने चाहिए, लेकिन आपको टारगेट 100 का लेकर के चलना है, क्योंकि स्टडी मटेरियल से आप कर सकते हैं, आप कर ही सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल से, तो क्यों ना हाई टारगेट रखें, ठीक है। लेकिन कुछ जो है अलग तरीके के लोग होते हैं, वो पूछते हैं कि क्या सर हम 125 130 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं एग्जाम में 150 में से। तो मेरा कहना होता है कि आपको ऐसा करके क्या मिलने वाला है, आप कट ऑफ निकालेंगे, चाहे आप कट ऑफ 96 क्वेश्चन सही करके निकालें अगर 91 सही क्वेश्चन कट ऑफ गया है, और चाहे आप 92 क्वेश्चन सही करके निकालें, चाहे 120 सही क्वेश्चन करके निकालें, इसका कोई बेनिफिट आपको आगे नहीं मिलने वाला है प्रोसेस में, ना मेंस में ना इंटरव्यू में, कहीं भी। तो टारगेट जो है रियलिस्टिक रखिए, ठीक है, अचीवेबल रखिए, और यूपीपीसीएस को हल्के में लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया जैसे कि पेपर लगातार टफ हो रहे हैं, आप अन्य पेपर्स भी देखते रहिए, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वैसे नए ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से हमारे क्विज में क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे क्विज में आ रहे हैं क्वेश्चन, समझिए कि वैसा ही ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस पूछने का पेपर्स में। कहने का आशय ये है कि आपको अपडेट रखते हैं हम हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से। टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चंस डाले जाते हैं, वैसे ही डाले जाते हैं जिस प्रकार से हाल के दिनों में पेपर्स में क्वेश्चन देखे गए हैं। हमारे स्टडी मटेरियल से आप जो है क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस का पूरा स्टडी मटेरियल है। जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उतने से ही आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे अगर 2023 की बात करें तो ये जो चीते मंगवाए गए थे अफ्रीकन कंट्रीज से चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत, तो केवल इतनी इन्फॉर्मेशन में 2 लाइन की दी थी, और इसी से ये क्वेश्चन आया है। बुक्स एंड ऑथर में भी हमने शायद आपको 25-26 समथिंग बुक बताई थी, उसी में से एक क्वेश्चन आया है। तो मतलब आपको हाई यील्ड यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलता है। हिस्ट्री के नोट्स ले लें, चाहे आप ज्योग्राफी के ले लें, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी पीडीएफ तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस की है, ठीक है, आपको पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना पड़ता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल हमने लगातार कंसाइज किया है, ठीक है, इसको रेलिवेंट बनाया है, लेस टाइम कंज्यूमिंग बनाया है, और प्रोडक्टिव बनाया है, ठीक है। जितना एग्जाम के लिए जरूरी है डेटा, वही सब यहाँ पर आपको दिया जाता है। हमारी टेस्ट सीरीज में, हमारी पेड क्विज में भी वैसे ही सवाल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है जैसा आयोग आपसे पूछेगा 17 मार्च को। तो इस तरीके से आप जब 125 सही कर सकते हैं, 2022 के भी आंकड़े हमने आपको दिखाए थे, और 113 क्वेश्चन आप निकाल सकते थे, हालांकि कट ऑफ इसका बहुत कम गया था, 111 गया था 200 में से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे स्टडी मटेरियल से आप कर सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा डिलीजेंट यहाँ पर रहना पड़ेगा, ठीक है। आप करेंगे इसी स्टडी मटेरियल से, हमारी प्रैक्टिस रिसोर्सेज से, लेकिन इसमें लगना पड़ेगा, एकदम से नहीं कर ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं स्टडी मटेरियल आपको वहाँ एग्जाम हॉल में ले जाने को मिलेगा, आपको तैयार तो अल्टीमेटली पहले से करके रखना पड़ेगा। कई सारी बुक्स में भी ये फैक्ट नहीं गिवन था जब ये एग्जाम हुआ था, कि ये जो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा जो है, इसके मेंबर्स की नाम पूरे नहीं दिए थे, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल में ये गिवन रहता है। तो इससे आपको आश्वस्त रहना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके स्टडी मटेरियल के एम्बिट में रहेगा, आपके प्रैक्टिस रिसोर्सेज के एम्बिट में रहेगा, बस इसकी तैयारी करना आपका काम होगा। जैसे G20 का जब ये इनिशियली वेबसाइट वगैरह लॉन्च हुई थी, इसका आदर्श वाक्य वगैरह लोगो वगैरह आया था, तो ये क्वेश्चन आया था। अब G20 सबमिट हो चुकी है, तो उसके रिजल्ट से एसोसिएटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब भी हमने सितंबर करंट अफेयर में करवाया हुआ है। तो सब इसी में से मिल जाएगा आपको, बस आपको मेहनत करके उसको पका पकाया वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है कुल मिला करके। तो हमारे स्टडी मटेरियल से आप अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, इसी वजह से 100 का टारगेट रखिए यहाँ पर। अगर 95 भी आप लोग यहाँ पे टच करते हैं डिस्प्यूटेड वाले सवाल हटा करके, तो आपके 100% चांसेस बन जाते हैं, आप तुरंत ही प्रीलिम्स के बाद से मेंस के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। अब टॉपिक वाइज क्या कैसे आता है, ये कई सारे लोग आपको बताते रहते हैं, और पता होना भी चाहिए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। हिस्ट्री से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जनरल साइंस से आते हैं, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी से, करंट अफेयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कुछ स्टेट पीसेस होते हैं जैसे यूपी पीसेस, इसमें पूरे प्रोसेस में 40% भाग करंट अफेयर का होता है, चाहे प्रीलिम्स ले लें, चाहे मेंस के आप क्वेश्चंस देख लें, ठीक है। इंटरव्यू तक में किससे ज़्यादातर सवाल पूछते हैं, करंट अफेयर के टॉपिक से। तो ओवरऑल प्रोसेस में करंट अफेयर 40% अपना वेटेज रखता है, और प्रीलिम्स एग्जाम में भी रखता है। कैसे? हिस्ट्री से अगर देखें तो 15 यहाँ पे एंशियंट से और मेडिवल हिस्ट्री मिला करके पूछे गए थे, 11 सवाल यहाँ पे मॉडर्न से थे, तो 26 क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री से आए थे, 15 सवाल एंशियंट मेडिवल से, और 9 सवाल इससे, 24 क्वेश्चन यहाँ पर हिस्ट्री से, यहाँ पर 19 सवाल आए थे, और यहाँ पर आए थे करीब 22 क्वेश्चन, और यहाँ पे 21 क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छा वेटेज यहाँ पर हिस्ट्री का होता है। हिस्ट्री आप हमारे नोट से पढ़ेंगे। अभी सब्जेक्ट वाइज में बताने जा रहा हूँ किसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना है, वो वाला पोर्शन ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें एनालिसिस देखते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी का रोल रहता है, जैसे यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के ब्रैकेट में 7 करंट लिखा है, इसमें भी ज़्यादातर करंट अफेयर से आए थे। जब 8 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए, इसमें भी मोस्टली करंट अफेयर से। इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं एक बार ब्रीफली। इकोनॉमी के 2 तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं यूपीएससी में।
एक होता है इकोनॉमी स्टैटिक और एक होता है इकोनॉमी करंट अफेयर। जैसे ये वाला सवाल हो गया, ये आपका स्टैटिक इकोनॉमी का है, ये किसका है, इकोनॉमी स्टैटिक का, जबकि ये है इकोनॉमी करंट अफेयर का। क्योंकि इकोनॉमी स्टैटिक में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये डेफिनेशन बेस्ड होती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो होती हैं, जो इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट हैं, इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट हैं जो बुक से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं, वो होती है इकोनॉमी स्टैटिक में। और इकोनॉमी करंट अफेयर जो एवर चेंजिंग है, जो डेटा है, ठीक है, जो नई चीज़ें हैं जो हर साल बदल जाएंगी, वो होता है इकोनॉमी करंट। जैसे ये वाला सवाल आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैव बीन यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं भारत में, जैसे हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम को कभी भी पॉवर्टी एस्टिमेशन में किसी भी कमेटी ने इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि भारत में पर कैपिटा इनकम निकालने का कोई मेथड ऐसे खास अवेलेबल नहीं है। भारत में काफ़ी सारे लोग सीजनल एम्प्लॉयमेंट पर निर्भर हैं और उनका कोई ऐसा डेटा अवेलेबल हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर आंसर माना गया था बी। तो ये हो गया आपका स्टैटिक इकोनॉमी का, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। जबकि यहाँ पे जो पूछा गया सवाल, ये 2021 पेपर का शायद, यूनियन बजट 2020-21 में रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था, फार्मर की इनकम डबल करने पर, और रीज़न बताया गया कि 16 एक्शन पॉइंट अनाउंस किए गए थे बजट में, जो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट के अराउंड होंगे। तो ये आपका हो गया इकोनॉमी करंट अफेयर का। इकोनॉमी करंट अफेयर का मतलब ये है कि अब आपको बजट 2020-21 से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको क्या तैयार करना है, बजट 2023 वाला, ठीक है। आई रिपीट, बजट 2023 वाला, 2024 वाला क्यों नहीं, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। ये थोड़ा सा फायदा हो गया आप लोगों का, आपने पिछले साल जो बजट तैयार किया था इकोनॉमिक सर्वे, उसी को दोहराना है। इलेक्शन ईयर जब होता है तो इंटरिम बजट आता है जो अनाउंस हो चुका है। इंटरिम बजट में कोई खास ऐसी चीज़ आई नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सके, तो 2024 का आपको बजट नहीं तैयार करना है। 2024 का इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स 2024 के लिए नहीं तैयार करना है, वो जुलाई में आएगा, वो अन्य एग्जाम्स के लिए जरूरी होगा। तो बजट आपको कब का तैयार करना है, 2023-24 का आपको तैयार करना है। इकोनॉमिक सर्वे भी 2023 वाला तैयार करना है, ठीक है। बजट 2024-25 जो आएगा जुलाई में, वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से आपके इकोनॉमी करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये इकोनॉमी करंट अफेयर है, ये बजट 2021-22 से पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपेंडिचर किस तरीके से है। ये आपका सवाल कि TFR नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 जो हुआ था उसके हिसाब से बताइए, क्योंकि अब तो NFHS 5 के आंकड़े आ चुके हैं। NFHS 4 के हिसाब से 2.2 थी, ठीक है, ये इससे नीचे आ चुकी है अब। अगर इसमें जैसे पूछें कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होती है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होती है, तब ये हो जाएगा इकोनॉमी स्टैटिक का सवाल, क्योंकि ये डेफिनेशन इस्टेब्लिश डेफिनेशन है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की कितनी होती है, 2.1, ठीक है। वहीं पर अगर पुरानी स्कीम्स के बारे में पूछा जाएगा, पुराने इनिशिएटिव्स के बारे में पूछा जाएगा जो पहले हो चुके हैं, तो वो आ जाएंगे इकोनॉमी स्टैटिक में। तो इस तरीके से इकोनॉमी स्टैटिक के सवाल बनते हैं, जो डेफिनेशन बुकिश फैक्ट बेस्ड सवाल होते हैं वो, और जो इमर्जिंग ट्रेंड्स वाले जो सवाल होते हैं जिसमें नई चीज़ें, नई स्कीम, नए टैक्सेस का इंट्रोडक्शन, ये सब पूछा जाएगा, ये सब इकोनॉमी करंट अफेयर में आता है। तो इकोनॉमी करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी स्टैटिक में, अभी सब आगे आपको बताया जाएगा। इसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस से 19 सवाल, इसमें 22 क्वेश्चन इसमें आए थे, 24 तक आ चुके हैं जनरल साइंस से, 11 क्वेश्चन इसमें, 22 क्वेश्चन इसमें आए थे जनरल साइंस के। तो पिछले 5 वर्षों का एनालिसिस ये कह रहा है। जनरल साइंस भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो 11 इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 21 सवाल यहाँ पे, ऐसे ही 18 यहाँ पे, फिर 16 यहाँ पे, फिर 16 और 18, इस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सवाल आते हैं। अभी किसके लिए क्या क्या PDF है अभी आगे मैं बताने वाला हूँ, पेशेंस रख के सुनिए। अभी एनवायरमेंट इकोलॉजी से यहाँ पे 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। यूपी जीके, यूपी करंट, तो 4 क्वेश्चन यूपी जीके से और 2 क्वेश्चन यूपी करंट अफेयर से आए 2023 वाले में, मई वाले में, और 8 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे 2022 में, और 2 क्वेश्चन यूपी बजट से थे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे यूपी करंट अफेयर से, 4 क्वेश्चन यूपी जीके से थे। यूपी बजट से 2 क्वेश्चन, 1 यूपी जीके से, बाकी यूपी करंट अफेयर के सवाल थे इसमें 2021 में, 4 यहाँ पर आए थे, मतलब यूपी करंट अफेयर से 4, यूपी बजट से 4, एक ही क्वेश्चन आया था 2019 में। आपने देखा करंट अफेयर का वेटेज यहाँ पे भी है, करंट अफेयर का वेटेज आपका इंडियन इकोनॉमी में भी है, स्टैटिक के साथ जो इकोनॉमी करंट आता है वो पोर्शन, फिर ये सेपरेट पोर्शन पूरा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का, इसका वेटेज देखिए सबसे ज़्यादा इसी का है, 33 सवाल, 28 सवाल, 28 सवाल, ठीक है, 29 सवाल, इस तरीके से ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है। अगर आप इसमें यूपी के करंट अफेयर के 4 सवाल जोड़ दें या इकोनॉमी के और करीब 3-4 सवाल जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 38-39 क्वेश्चन हो रहा है
इतने ही क्वेश्चन हर बार आपके होते हैं 150 में से। सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिला करके आपका 40% वेटेज, जैसे मैंने बताया, लगभग करंट अफेयर का होता है। तो करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी पीडीएफ जो आपके ग्रुप में दी गई होगी, इसमें कई सारे चीज़ें लिखी होंगी, सजेस्ट की गई होंगी बुक्स वगैरह। अब आपको ये सब नहीं स्टडी कर रहा है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए क्या स्टडी मटेरियल है जिसको आपको प्रायोरिटाइज करना है। सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे स्टडी करना है, इस पोर्शन को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि कई सारे डाउट स्टूडेंट के इसी पोर्शन में से आते हैं। इतिहास के लिए क्या है, इतिहास के लिए आपको कंपाइलेशन पीडीएफ, लिस्टिंग पीडीएफ हमने दी है। कंपाइलेशन 1 टाइम रीड जरूर रिकमेंडेड है और बिल्कुल करी जा सकती है। एक बार आप कंपाइलेशन पीडीएफ पूरा रीड कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करके रिवाइज भी कर सकते हैं। और लिस्टिंग को अगर आप 2 टाइम्स रीड कर लेंगे, आप बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री के निकाल पाएंगे। हिस्ट्री में एस करना थोड़ा सा आपको एडवांटेज देता है, क्योंकि कई सारे लोग हिस्ट्री को स्किप करते हैं या फिर हिस्ट्री में कम क्वेश्चंस निकाल पाते हैं। यूपीपीसीएस की अगर बात करें तो अगर हिस्ट्री में आप एक्सेल करेंगे, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में एक्सेल करते हैं, तो आप दूसरों से आगे निकल पाते हैं। अब प्रैक्टिस करना, मैंने बताया कि जैसे पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस भी करना है, तो प्रैक्टिस करिए आप पीवाईक्यू से। अगर आप टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में भी है, मतलब टेस्ट सीरीज के लिए आपने एनरोल किया है, तो टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री क्वेश्चन यहाँ पे करिए। पेड क्विज एक बहुत अच्छा रिपोजिटरी है। पेड क्विज में आप मान के चलिए, जब भी हम 8000 क्वेश्चन जब भी कराते हैं पेड क्विज में, तो उसमें 800 से 900 करीब हिस्ट्री के होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है हिस्ट्री, काफ़ी बड़ा इसका सिलेबस है, काफ़ी बड़ी लेवल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो पढ़ाई किससे करना है, कंपाइलेशन लिस्टिंग से प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू से। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जो आपके ग्रुप में दिए है उसमें हिस्ट्री के पीवाईक्यू लगाइए। आप पेड क्विज से क्वेश्चंस करिए, टेस्ट सीरीज से करिए। बल्कि हमने क्वेश्चन बैंक भी दिए हैं, कुछ टॉप 500 या टॉप 1000 क्वेश्चंस दिए हैं, उसको आप लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए। अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन बैंक भी चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ये तीनों चीज़ें जरूर करनी है। यानी पेड क्विज लगानी है, टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू से हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में भी इसी तरीके है, कंपाइलेशन पीडीएफ, लिस्टिंग पीडीएफ। लिस्टिंग पर बहुत अच्छे से फोकस कर रहा है। 2 टाइम्स आपको लिस्टिंग तो पढ़ना ही पड़ता है, बल्कि आप 3 टाइम्स पढ़ ले जाएं और अच्छी बात होगी अगर आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं तो। लेकिन 2 टाइम्स यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है कंपल्सरली लिस्टिंग पीडीएफ को, चाहे वो हिस्ट्री की लिस्टिंग हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे साइंस की हो। साइंस के बारे में भी नीचे बताया जा रहा है। कंपाइलेशन पीडीएफ 1 टाइम रीड करने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि कई बार इससे जो है टफ वाले सवाल, कॉन्सेप्ट वाले सवाल आ जाते हैं। ठीक है, फैक्चुअल सवालों के लिए लिस्टिंग पीडीएफ है, कंसेप्ट वाइज सवालों के लिए और जो स्टेटमेंट रीजन वाले जो सवाल आ जाते हैं, कई बार मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल आ जाते हैं, उसके लिए कंपाइलेशन पीडीएफ होती है। तो सबका महत्व है अपना अपना, लेकिन आपको दोनों रीड करना रिकमेंडेड है। इसमें आप अभी ये नहीं पूछिएगा कि कौन सा पढ़ें कौन सा स्किप कर दें, दोनों पढ़ी जा सकती हैं अभी। फिर प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करने हैं। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जो दिए हमने, हिस्ट्री के अलग पूरा सेगमेंट दिया, ज्योग्राफी का अलग, एनवायरनमेंट का अलग, साइंस का अलग। तो ये आपको आसानी देता है कि आपको जिस भी टॉपिक का स्टडी करना है वो अलग से आप स्टडी कर सकते हैं। हमने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की पीडीएफ बनाई है, उसी से आप स्टडी करिएगा। मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं कि इतने ज़्यादा बल्कि पीवाईक्यू कंपाइलेशंस दिए जा रहे हैं, उनको अवॉइड करिए, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप और भी कन्फ्यूज ही होंगे। क्योंकि हमारे जो पीवाईक्यू हैं इसमें हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो अभी भी क्वेश्चंस रेलिवेंट हैं, भले ही बहुत पहले के हों उनको शामिल किया है, और क्वेश्चन भले ही साल भर के पहले का हो, अगर वो नॉन रेलिवेंट है तो उसको हमने रिमूव कर दिया अपने पीवाईक्यू से। तो आपको पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करनी है ज्योग्राफी की, आपको टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी है, चाहे फुल लेंथ हो चाहे सेक्शन वाइज। क्विज से आपको प्रैक्टिस कर रही है, इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। उसके अलावा भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन बैंक, आप चाहें तो उनको लगा सकते हैं अगर आपका टाइम बच रहा है इसके बाद। तो अगर नहीं बच रहा है तो इतने तक सीमित रखिए अपनी प्रैक्टिस को। पॉलिटी राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो जैसा सेम है सब लिखा है, कंपाइलेशन लिस्टिंग दोनों दी गई है। पॉलिटी की लिस्टिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, कंपाइलेशन पीडीएफ भी एक बार आपको रीड करना चाहिए, 5th एडिशन जो हमने दी है। और प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस भी उसी तरीके से होगी। आपको हमने क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन बैंक वो लास्ट के लिए रखिए, लेकिन पॉलिटी के पीवाईक्यू जरूर लगा लीजिए। क्विज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के वो सारे सॉल्व कर लीजिए। इकोनॉमी स्टैटिक की जो हमने बात की, तो इकोनॉमी में स्टैटिक का कंपाइलेशन होता है, तो वही आपको स्टडी करना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि जिस साल बजट इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे इंटरिम बजट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इकोनॉमी की जो स्टैटिक है उसके क्वेश्चंस पढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इकोनॉमी स्टैटिक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा। बजट की समरी, इकोनॉमिक सर्वे की समरी हमने दे दी है ग्रुप में, क्योंकि 2023 वाली आपको स्टडी करनी है तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थी, वो हमने दे दी है। और एक छोटी सी रिपोर्ट है इंडियन इकोनॉमी पर जो है आई है अभी लेटेस्ट, इसको रिलीज़ किया गया है जनवरी एंड पे, तो वो रिपोर्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। उसकी समरी हम देंगे, वो 74 पेजेस की रिपोर्ट है, आपको खुद से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी समरी हम ग्रुप में देंगे। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है। इकोनॉमी कोई लिस्टिंग होती नहीं है, इकोनॉमी की कंपाइलेशन
पढ़ना है, एक ये हो गया इकोनॉमी स्टैटिक के लिए। इकोनॉमी करंट अफेयर के लिए क्या है, जो हमने आपको बताया, बजट की समरी 2023 वाले की, इकोनॉमिक सर्वे की समरी 2023 वाले की, और जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई इकोनॉमी पर उसकी समरी हम दे देंगे। एनवायरमेंट में लिस्टिंग कंपाइलेशन ने दोनों दी है, इसमें 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, कई बार 9-10 भी हो सकते हैं। तो एनवायरमेंट की लिस्टिंग पर जरूर फोकस कर रहे हैं आपको, पीवाईक्यू लगा लीजिएगा एनवायरमेंट के, और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं पेड क्विज के, वो सफिशिएंट होंगे। जनरल साइंस में भी यही कर रहा है, जनरल साइंस में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, हमारी लिस्टिंग और कंपाइलेशन दोनों से पढ़ना है। साइंस के लिए कंपाइलेशन पीडीएफ जरूरी है, क्योंकि इससे कई बार जो है कॉन्सेप्ट वाले सवाल ज़्यादा होते हैं साइंस से, तो कंपाइलेशन पीडीएफ साइंस वाली आप लोग जरूर स्टडी करिएगा। लिस्टिंग भी तो पढ़ना ही पड़ना है, लेकिन साइंस में कंपाइलेशन लिस्टिंग दोनों पर आपको इक्वली फोकस करना होगा। और साइंस में टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जो है यूपीपीसीएस के, वो जरूर लगा लीजिएगा। जनरल साइंस और साइंस टेक में भी थोड़ा सा अंतर होता है यूपीपीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे जनरल साइंस का ये सवाल है, इसमें ह्यूमन बॉडी और जो बेसिक इस्टेब्लिश्ड जो साइंस के कॉन्सेप्ट हैं वो पूछे जाते हैं जनरल साइंस में, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक्स में, ठीक है, कि जैसे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पे बिगिन होता है, जैसे स्टमक में होता है, कौन कौन से एंजाइम प्रोटीन को या फैट को या फिर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, उनकी लिस्ट वगैरह, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में उनकी फंक्शनिंग वगैरह, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग, ब्रेन का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ये सब जो फैक्ट्स होते हैं ये जनरल साइंस में कवर होते हैं। और साइंस टेक में कवर जो होता है इमर्जिंग ट्रेंड्स या डेवलपमेंट साइंस टेक्नोलॉजी का, वो सारा साइंस टेक में आता है। जैसे एआई के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, इसको हम प्योरली कहेंगे साइंस टेक का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का नहीं है। तो यूपीपीसीएस में साइंस टेक के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। करंट अफेयर में ऑलरेडी हम कवर कर लेते हैं। हमारे करंट अफेयर में मंथली वाले में एक साइंस टेक का हमने सेक्शन ही बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है, जिससे आप साइंस टेक्नोलॉजी के सारे सवाल उसमें कवर कर लें और उसी से आ भी जाते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे लास्ट ईयर निसार वाला जो सवाल आया था, नासा इसरो का जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में, तो वो हमारे में कवर था ऑलरेडी। तो साइंस टेक के लिए अलग से आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरल साइंस पर फोकस करिएगा, साइंस टेक आपका करंट अफेयर में ही कवर हो जाएगा। मैंने जैसे बताया कि 40% वेटेज करंट अफेयर का है ये, तो करंट अफेयर में स्पष्ट रूप से समझ लीजिए करना क्या है। 25 फेब तक का करंट अफेयर तैयार करना है, 25 फेब 2024 तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है, क्योंकि आपका एग्जाम है 17 मार्च 2024 को, ठीक है। और पीछे जाते हुए कब तक का तैयार करना है, आप अप्रैल से देखिएगा, आपको पीडीएफ ग्रुप में दे दी गई होगी, तो अप्रैल मंथ 2024 से आपको मंथ वाइज पीडीएफ दे दी गई होगी, मंथ वाइज उसी को स्टडी करना है केवल। जो मंथली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आता है मंथ एंड पर, जिसका वीडियो बनता है, उसी की पीडीएफ है वो, और उससे लगभग हर एग्जाम में करंट अफेयर कवर हो रहा है। आप वहाँ के कमेंट देख सकते हैं, कई सारे टॉपर्स ने बताया है, एसडीएम नितेश राज जी ने जैसे रिकमेंड किया था इस साल कि करंट अफेयर जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही पढ़ें। तो इस तरीके से करंट अफेयर पर लगातार हमारी टीम फोकस कर रही है। 6+ साल होने जा रहे हैं, 7वां साल है ये। करंट अफेयर हमारी टीम इतनी अभ्यस्त हो चुकी है, एक्सपीरियंस जो हमने गेन किया है, जो हमने सिलेक्शंस कराए हैं लोगों के, जो कॉन्फिडेंस गेन किया है, अपने रिसर्च का दायरा बढ़ाया है। तो करंट अफेयर हमारा ही स्टडी करना है आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विस ग्रुप में जो दिया गया है, अप्रैल से दे दिया गया है, अप्रैल 2023 से दिया है हमने, ठीक है। इसको फेब तक आपको कवर करना है, 25 तक। तो कैसे कर रहे हैं समझिए, अभी आपको मंथ वाइज पीडीएफ दे दी गई है, उसी को आपको स्टडी करना है, जितना हो पाए आप करिए, ठीक है। 25 फेब को हम क्या करेंगे, 25 फेब की नाइट को आपको करंट अफेयर की एक टोटल पापा पीडीएफ दे देंगे, बस उसी को स्टडी करिएगा। आई रिपीट, अभी आप मंथली स्टडी करना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर की पापा पीडीएफ आपको मिल जाएगी 25 फेब तक, फिर आप उसी को स्टडी करिएगा, पापा पीडीएफ को उसी से रिवाइज करिएगा, वही एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। फिर आप बाकी चीज़ें चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो करंट अफेयर अभी जैसे 2 फेब है, आप ऐसा तो नहीं 25 फेब तक कुछ नहीं पढ़ेंगे करंट अफेयर में, इसका वेटेज अच्छा खासा है। तो आपको क्या करना चाहिए, मंथली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है मंथ वाइज जो हमने दी है, इसको स्टडी करना आप लोग शुरू कर लीजिए और कोशिश करिए कि पीछे जाते हुए पढ़िए। यानी कि अगर जनवरी का दिया गया है, जैसे आपको शायद कल तक मिल जाए ग्रुप में जनवरी 2024 का, तो पहले आप जनवरी का पढ़िए, फिर दिसंबर 2023 का पढ़िए, फिर आप नवंबर का पढ़िए, ठीक है, फिर जो है आप अक्टूबर का पढ़िए। इस तरीके से पीछे जाते हुए पढ़िए, इसका ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। इतना करना आप लोग शुरू कर लीजिए। फिर हम क्या करेंगे कि 25 फेब को आपको करंट अफेयर टोटल पापा पीडीएफ दे देंगे, उसमें 25 फेब 2024 से पीछे जाते हुए पूरा हम मार्च 2023 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेंगे और बिल्कुल रिलेवेंट बना करके आपको सेक्शन वाइज 1 लाइनर फॉर्मेट में करके शॉर्ट करके ग्रुप में दे दी जाएगी, फिर आपको उसी को स्टडी करना होगा। यूपी करंट अफेयर भी जैसे आता है 2000 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यूपी करंट अफेयर में जो मंथ वाइज पीडीएफ हमने दी है, बहुत शॉर्ट होती है हर मंथ की, वही आप स्टडी करिए, किसी अन्य मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई न्यूज़पेपर कंपाइलेशन, ये सब फर्जी बातें हटा दीजिए, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोग आपको रिकमेंड कर रहे होंगे कि आपने न्यूज़पेपर स्किप कर दिया उत्तर प्रदेश का, अब क्या होगा ये सब चीज़ें से दूर रहिए। सब जो है छलावेबाजी है, फर्जीफिकेशन है,
इससे नहीं होगा। करंट अफेयर की स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जो मंथ वाइज पीडीएफ है उसको पढ़ना आप लोग स्टडी कर लीजिए, अपने 8 से 9 घंटे के शेड्यूल में उसको शामिल करिए। जब आपको ये पापा पीडीएफ मिल जाएगी तब आप बहुत ईजी हो जाएगा, अगर आपने मंथली करंट अफेयर पहले से कवर किया होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि मंथली करंट अफेयर आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए, और जब करंट अफेयर की पापा पीडीएफ मिल जाएगी टोटल 1 ईयर की एक साथ, जितना भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स अपर 2024 के लिए है, फिर वो आप पढ़ लीजिएगा फाइनली एग्जाम के जो 20 दिवस करीब बचे होंगे। जल्दीबाजी में ये वाला टॉपिक तो छूट ही गया, ये भी करंट अफेयर के बाद बहुत हाई यील्ड टॉपिक माना जाता है। 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन 2020 में आए थे, 16 क्वेश्चन 2019 में आए थे। मिसलेनियस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो मिसलेनियस के टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो एक बार मैं दिखाई दे रहा हूँ। करीब 18 टॉपिक्स हैं आपके मिसलेनियस के, और घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ टॉपिक्स आधे आधे पेज के भी हैं, तो ये आपको स्टडी करने हैं। ये आपको पूरा पीडीएफ ग्रुप में दे दिया गया है, और इससे आप मान के चलिए जो है 15-20 सवाल हर बार एग्जाम में आते हैं। कई बार 15 रह जाते हैं, 12 से 15, कई बार 20-22 तक भी रह जाते हैं, तो 15 से 20 सवाल आप इसमें कवर कर सकते हैं। और बहुत छोटा ये है, टोटल मिसलेनियस पीडीएफ जो है ये 70-80 पेजेस से ज़्यादा नहीं है। 70-80 पेजेस जो है पढ़ करके अगर आप 2 साइड प्रिंट करेंगे तो 40 पेजेस में आप 15 से 20 सवाल जो है अचीव कर सकते हैं। पूरा अपडेट करके हमने दिया है, और जो महानुभाव मार्केट में मटेरियल बेच रहे हैं उनके यहाँ आपको नहीं अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि अभी हमने अपडेट करके ग्रुप में दिया 2-4 दिवस पहले। इसमें कुछ चीज़ें अपडेट जैसे की गई थी, जैसे नई रिपोर्ट आई थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत ज़रूरी है इस साल के लिए, 2022 वाला नहीं, 2023 वाला। इसमें यूपी का डेटा हमने दिया, यूपी का डेटा किसी मैगजीन ने नहीं छापा है। आई रिपीट, यूपी का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 का जो डिटेल्ड एनालिसिस डेटा है वो किसी ने नहीं पब्लिश किया है, लेकिन वो हमने इसमें दिया है। यूएन स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट हो गई, भारत वन रिपोर्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि 2023 वाली तो आई नहीं वन रिपोर्ट, वो जुलाई के बाद ही आएगी शायद 2024 में, तब तक के लिए यही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ये भी यही जरूरी है। अर्बनाइजेशन इन इंडिया सेंसस 2011 वाला ही अभी पढ़ना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सेंसस भी 2011 वाला। बुनियादी पशुपालन आंकड़े यानी कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 आ चुके हैं, 2022 वाला अब नहीं पढ़ना है। तो ये सब रिपोर्ट्स अपडेट करके हमने दे दी है। टूरिज्म की रिपोर्ट इसमें शामिल है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आईसी रिपोर्ट शामिल है हायर एजुकेशन पे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आंकड़े हो गए, वर्ल्ड माइग्रेशन के आंकड़े हो गए, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंस्टीट्यूट्स में अपडेट हुआ है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ब्रिक्स देशों की संख्या अब बढ़ गई है, G20 एक्सपैंड होकर के G21 जैसे बना है, अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष बदले हैं, कई जगह हेडक्वार्टर भी बदले हैं, उनके चार्टर बदले हैं। तो ये सब रिपोर्ट, मतलब ये सब जो अपडेट है हमने शामिल कर लिया है मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस टॉपिक्स को भी बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। स्टडी मटेरियल में से टॉपिक्स को अब 360 डिग्री एनालिसिस देने की जरूरत नहीं है, टोटल अप्रोच आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड होनी चाहिए। जैसे जहाँ पर डिटेलिंग की आवश्यकता है, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें डिटेलिंग की आवश्यकता है, उसमें हमने डिटेल्स में कवर किया है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ओवरव्यू जिनका जरूरी होता है, सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो चीज़ें हैं, डेफिनेशन बेस्ड हैं, वन वर्ड में हैं, तो उनको वैसे ही तैयार करना है। आप पूरा सब कुछ अब डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। डिस्प्यूटेड चीज़ों पर डिस्कशन को अवॉइड करिए। पहला सब्सिडरी लाइन्स पर कई बार डिस्प्यूट हो जाता है कि अवध था कि कोई और स्टेट था, निज़ाम हैदराबाद के थे, या फिर अवध के नवाब ने पहले साइन किया, ये वाली चीज़ हो गई। हमेशा जो चीज़ें डिस्प्यूटेड निकलती हैं उनको अवॉइड करिए। यहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किसकी थी, कांग्रेस को भीख मांगने वाला संस्थान किसने कहा था, है ना। तो ये सब चीज़ें जो बहुत डिस्प्यूटेड है, अब इनको अवॉइड करिए। जो टोटल फैक्ट्स हैं उन पर फोकस करिए। जो डिस्प्यूटेड वाली हैं वो जो मानी गई हैं एग्जाम में प्रीवियस में, वो हमने नोट्स में दिया है। कुल मिलाकर जितना टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं और डिस्कशन, उनको अवॉइड करिए। जियो पॉलिटिकल डिस्कशन हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन, इनका कोई महत्व नहीं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। ठीक है, इनको अवॉइड करिए। मैपिंग में भी जितने मैप हमने बना करके दिए हैं आपको ज्योग्राफी कंपाइलेशन में और लिस्टिंग में, जितनी टेबल्स दी हैं उसी से मैपिंग वाले सवाल भी हो जाएंगे। अलग से आपको मैपिंग में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि मैप बना रहे हैं उसको फिल कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको मेमोरी अच्छी देता है मैपिंग तो उसको ऑब्वियसली आप यूज़ करिए, लेकिन बहुत टाइम उसमें नहीं वेस्ट करिए। ठीक है, मैपिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं इसका थोड़ा सा ग्लिम्स भी दे रहा हूँ। आप करिए क्या कि जो लिस्टिंग हमने बना करके दी है, जैसे ज्योग्राफी की लिस्टिंग है, उससे आप जो है मेमोराइज करिए, उसको देखिए एक बार अच्छे से, 1-2 बार आंख बंद करके उसको रिकॉल करिए। और जो ब्लैंक मैप है आपने अगर लिया हो या ले सकते हैं, बहुत चीपली मिल जाते हैं ये आउटलाइन बने हुए बिना स्टेट का नाम लिखे वाले मैप, इनको लीजिए और इसमें फिलअप कीजिए। ठीक है, स्टेट का नाम लिखा वाला भी ले सकते हैं, चाहे तो बिना लिखा वाला लीजिए। इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पर आयरन और माइन देखने को मिलेगी, या फिर कोई भी माइन ले लीजिए। गोल्ड माइन का आप मैप बना सकते हैं। ठीक है, कोल माइंस का मैप बना सकते हैं, जो आपको न लर्न हो रहा हो, मैंगनीज का बना सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको इंटीग्रेट करिए। ये कंपलसरी नहीं है प्रैक्टिस अब, लेकिन आप इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं, आपको लेंदी लग रहा है, तो आप क्या करिए, सिर्फ मल्टीपल रिवीजन पर रिलाई करिए। मल्टीपल रिवीजन से भी ये सब चीज़ें अचीव की जा सकती है। नोट मेकिंग अब कंपलसरी नहीं है और ना ही मैंडेटरी है जब इतने कम दिन एग्जाम के बचे हों। मल्टीपल रिवीजन लेकिन कंपलसरी मैं मानूंगा। मल्टीपल रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है, इसको आपको करना पड़ेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे मिसलेनियस है, एक बार में नहीं तैयार होने वाला। लिस्टिंग है ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, एक बार में नहीं आप पूरा उसमें एस कर लेंगे। आपको उसको 2-3 बार रीड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर 8-9 घंटे डेली पढ़ने के लिए कहा गया है। ठीक है। जो इन लोगों ने प्रीवियस में ये लास्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है वो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। कैसा भी पेपर आ जाए, ट्रिकी आ जाए, टफ आ जाए, कई सारे घुमाव फिराव वाले क्वेश्चन हो जाएं, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन निकल जाएं, लेकिन तब भी लोग कर लेते हैं अगर वो डिलीजेंटली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो नोट मेकिंग मेरे हिसाब से अगर आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है तो उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आप नोट मेकिंग के मास्टर हैं, बहुत जल्दी जल्दी अच्छा नोट कर लेते हैं, तो चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। पीवाईक्यू के अनुसार जो है नोट मेकिंग करिए कुल मिला करके। पीवाईक्यू भी जो है हमने जैसे आपको पहले ही क्लियर कर दिया। पीवाईक्यू के लिए टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की पीडीएफ हमने दे दी है, उसको आप फॉलो करिए। ईयर वाइज भी हमने दे दिया। ईयर वाइज से ये होता है कि आप पूरा देख सकते हैं पेपर में कितने इजी, कितने मॉडरेट, कितने टफ क्वेश्चन बन रहे हैं। कोई एक आप फॉलो करिए। पीवाईक्यू टॉपिक वाइज आप फॉलो कर लेंगे तो मेरे हिसाब से पेपर वाइज फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। ईयर वाइज 1-2 पेपर उठा करके देख सकते हैं अभी, तो लास्ट मोमेंट पे नहीं देखिएगा। अभी देखिए कि पूरे पेपर में कितने टफ, कितने ईजी, कितने मॉडरेट क्वेश्चंस बनते हैं। बस इसकी एनालिसिस एक बार कर लीजिए जो पेपर वाइज दिया हुआ है, मतलब ओरिजिनल पेपर जो हमने कमीशन का दिया है उससे चाहे तो देख सकते हैं। अदरवाइज टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सफिशिएंट होगा। पीवाईक्यू के लिए कोई कंपाइलेशन जो मार्केट में मैगजीन्स चलती हैं या फिर जो मार्केट में जो पीवाईक्यू कंपाइलेशन चलते हैं उनको अवॉइड करिएगा। वो बहुत बल्कि बना दिया गया है। दुनिया भर के सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड कर लिए हैं जो कई बार यूपीपीसीएस के लिए नहीं जरूरी होते हैं। कुछ यहाँ पे वार्निंग्स या डूज एंड डोंट्स को समझ लीजिए। जो टॉपिक आपके प्रीलिम्स के काम के नहीं है उनको टोटली अब आपको अवॉइड करना है। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ये सब मेंस के लिए जरूरी है। इंटरव्यू में कैसे फेस करेंगे, ये सब बहुत बात की चीज़ें हैं, ये सब अवॉइड करिए। टोटल आपका फोकस होना चाहिए जो प्रीलिम्स के हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, कैसे उनको कवर करें, कैसे रिवाइज कर लें और कैसे पेड क्विज के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन ये पूरा होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो हैं, फिलोसफिकल चीज़ें, इनको आप थोड़ा साइड में रख दीजिए। ये सब मेंस में काम आएगा। एक चीज़ का आपको वचन खुद से लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करना है। चाहे जिसका बर्थडे पड़ जाए, इवन खुद का भी बर्थडे पड़ जाए, आप उसमें बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करिए और डिलीजेंटली लगे रहिए गोल की तरफ। ठीक है। कई सारे लोग जो सर्विसेज में हैं वो अपना पर्सनल टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है। आपको जब भी मोटिवेशन की कमी लगे तुरंत जो है पोस्ट से इनटू करके देखिए कि कितने लोग मेंस में जाएंगे। इससे बड़ा मोटिवेशन या फिर जो है आई ओपनिंग फैक्टर कोई हो नहीं सकता है। ठीक है। कितने लोग जाएंगे मेंस में? पोस्ट के 15 गुना लोग ही मेंस लिखने वाले हैं, उनके अलावा सब बाहर हो जाएंगे। आपको इस 15 गुना में आना है या फिर बाहर होना है, यही मोटिवेशन आपके लिए काम करेगा। ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि जो है एनर्जी कम हो रही है, एफर्ट कम लगाने का मन हो रहा है, तुरंत जो है मन में गुणा करिए कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट अनाउंस हुई थी और कितने लोग मेंस के लिए जाएंगे। ये थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन निकाला था। इस तरीके से पूरे पेपर में सवाल आते हैं। 40 करीब इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से 37 आपको निकालने हैं। ठीक है। अब पढ़ाई करेंगे सब निकाला जा सकता है। मॉडरेट क्वेश्चन 60 से 70 होते हैं, आपको 50 निकालने हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी 10 क्वेश्चंस यहाँ पे निकालने हैं। जो स्टडी मटेरियल पढ़ेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, वो ये डिफिकल्ट वाले भी निकाल लेगा। तो ऐसे ही 37 + 50 + 10, इससे आपका कट ऑफ निकल जाता है। इस तरीके से आप प्रायोरिटी बना सकते हैं कि आपको करंट अफेयर सबसे पहले कंप्लीट करना है, फिर मिसलेनियस, फिर साइंस, फिर इन्वायरमेंट, पॉलिटी, फिर यूपी स्पेशल, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत बड़ा है, इस वजह से इसको लास्ट में रखा है। प्रायोरिटी लास्ट देनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री पूरा छोड़ दिया। ऐसी गलती नहीं करना है। हिस्ट्री आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन प्रायोरिटी ऐसे समझिए करंट अफेयर को अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत हाई यील्ड है। आप मान के चलिए अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ के गए, पेड क्विज से आपने अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो जो 38 से 40 क्वेश्चन सब मिला करके आते हैं, यूपी करंट, नेशनल करंट, इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमी करंट अफेयर हो गया, करंट से संबंधित जो जीएस के सवाल बनते हैं वो हो गए, सब मिला करके 38 से 40 अगर आए तो आप जो है 36 से 37 सवाल यहाँ पे सही कर सकते हैं। जो आपका जो अनुमानित कट ऑफ है 95 क्वेश्चंस का, जो हमको चाहिए, जो हमारा टारगेट है अंदर ही अंदर, उसका 1/3 तो यहीं से कवर हो जा रहा है, 1/3 से भी ज़्यादा। तो ये महत्व है करंट अफेयर का। इसलिए करंट अफेयर पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें छोड़ देंगे, इकोनॉमी छोड़ देंगे, कि हिस्ट्री छोड़ देंगे, ज्योग्राफी, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रायोरिटाइज करने की बात हो रही है कि किसको पहली प्रायोरिटी देनी है, किसको बाद में। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गई, कमिटीज़ की पीडीएफ हो गई,
है ना, ये सब जो है आपको दी गई है ग्रुप में, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। कमेटी से एक क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्टेड है हर हाल में। गवर्नमेंट स्कीम से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी जो है आपको एग्जाम में अब बेनिफिट देता है। कुछ चीज़ें आपको क्विज ग्रुप में मिलती रहती हैं, जैसे मैंने आपको एक पीएम विश्वकर्मा योजना का वीडियो बना करके दिया है, क्योंकि ये इस साल बहुत पूछा जाना एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं, ये आरओ में पूछते हैं कि यूपीपीएससी में, लेकिन पीएम विश्वकर्मा से एक सवाल आना ही आना है। तो ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको क्विज ग्रुप में हम साझा करते रहते हैं। ये हमारा क्विज ग्रुप है, आपने ज्वाइन किया होगा, इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। इसके सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इसका नॉन रिलेवेंट नहीं है। अगर आप पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका अपलोड किया गया था जून में, ठीक है। मतलब पूरा करंट अफेयर और जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इसमें नॉन रेलिवेंट नहीं है। तो इसके क्वेश्चंस आपको सारे सॉल्व करने हैं, और अभी रिसेंट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराना हमने शुरू कर दिया है। जब एग्जाम के लास्ट 30 डेज बचते हैं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले हम लोग कराते हैं, जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पुराने वाले भी करिए यहाँ पे, और जो लेटेस्ट कराए जा रहे हैं वो भी करिए। प्रैक्टिस रिसोर्स के रूप में पेड क्विज जो है एक बड़ा रिपोजिटरी है आपके पास। पेड क्विज के सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए, और हमारी टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व कर ली, और पीवाईक्यू सॉल्व कर ली, तो किसी भी तरीके से एग्जाम में जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्लोज ऑप्शंस होते हैं, उसमें बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। मैक्सिमम आप सही निकाल सकते हैं, क्योंकि वही प्रैक्टिस जो है इस मामले में मायने रखती है कि कितनी आपने पहले से प्रैक्टिस कर ली है। कई सारे फैक्चुअल का रिवीजन आपका होता रहता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, आप इससे जो है सही करते हैं या गलत करते हैं। जैसे मैंने डी लगाया तो ये सही उत्तर हो गया, तो इसमें एनिमेशन हो गया, आपको याद रहेगा इस तरीके से। कहेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बी चूज करता हूँ, जो कि रॉन्ग है, तो बी रॉन्ग है, तो मतलब मैंने जो चुना वो रॉन्ग है। सही वाला कौन सा है, जो यहाँ पे व्हाइट टिक लगा हुआ है, यानी कि कर्नाटका यहाँ पे सही उत्तर है। तो इस तरीके से आपको रिमेंबर रहेगा कि कर्नाटक में है कहेगा। 8 से 9 घंटे की जो स्ट्रैटेजी बताई है, उसमें 6 आवर्स आपके स्टडी में जाने चाहिए, अगर आप पूरा स्टडी कर रहे हैं 9 घंटे का, और 3 आवर्स आपका प्रैक्टिस में जाना चाहिए, और 1.5 आवर इस प्रैक्टिस आवर्स में से आपका पेड क्विज में लगना चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, उसको सॉल्व करने में टाइम भी लगेगा। तो इस तरीके से आपको स्टडी टाइम अपना ओरिएंट करना है। इस बीच आपको इससे ब्रेक ले करके जब कई सारे क्वेश्चन हो जाएं और आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाए, तो उसमें टेस्ट सीरीज के भी आपको सवाल सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यू को भी पीडीएफ से सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम ओरिएंट करना है। जिन मेंबर्स ने डाउट क्लियरेंस का ग्रुप लिया है, यानी कि जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं, उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी मिलता है। आप यहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 सिलेबस से संबंधित, पीवाईक्यू से संबंधित। आपका कोई भी डाउट है प्रीलिम्स सिलेबस से संबंधित, जो भी कुछ भी प्रीलिम्स के सिलेबस के एम्बिट में आता है, उसके एसोसिएटेड आप डाउट पूछ सकते हैं। आपको विदिन 6 आवर्स बताया जाता है। दिन के समय में पूछेंगे तो आपको इतना लंबा वेट वैसे करना नहीं पड़ता है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन में आपको बता रहा हूँ। आपको तुरंत जवाब मिलते हैं, और वैसे भी डिस्कशन ग्रुप काफ़ी प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है जब एग्जाम डेट एकदम नज़दीक होती है। तो डाउट डिस्कशन जिसको करना है तो वो लोग फुल पेड ग्रुप ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसमें डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा 17 मार्च तक। बाकी जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप नहीं है, और आप स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, या टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हैं, या फिर ओनली करंट अफेयर वाले ग्रुप में हैं, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो इस नंबर पर जो है आप यहाँ पे क्वेरी भेज सकते हैं। ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस वजह से यहाँ पर कॉलिंग नहीं अलाउड है, वॉइस मैसेज आप नहीं भेज सकते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपकी समस्या का समाधान किया जाता है इसमें। तो इस तरीके से पूरी समरी है। 8 से 9 घंटे आपको निकालना जरूरी है, वरना ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। स्ट्रैटेजी बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना उसको एग्जीक्यूट करना। इस स्ट्रैटेजी को जो भी लोग एग्जीक्यूट करेंगे वो अपना कट ऑफ लिस्ट में नाम देखेंगे, मतलब जो लोग मेंस के लिए जाएंगे उसमें अपना नाम देखेंगे।